नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अकाउंट रिस्क चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा बेसिक समझाऊंगा जीएसटीआर 3B की। और दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद जीएसटीआर 3B रिटर्न पूरा का पूरा समझ जाएंगे कि मैं आपको एक एक टेबल का बेसिक समझाऊंगा, टेबल वाइज, टेबल के अंदर एक एक कॉलम का बेसिक समझाऊंगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आप जीएसटीआर 3B रिटर्न बहुत ही आसानी से फाइल कर सकते हैं। पूरा जीएसटीआर 3B समझ जाएंगे। दोस्तों, जीएसटीआर 3B क्या है ना, अपने को ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ये ऑटो पॉपुलेटेड डाटा होता है। पूरा रिटर्न पहले से ही इसमें सब कुछ ऑटो पॉपुलेटेड होता है। सिर्फ आपको क्या करना है, समरी को चेक करना है, आपने डाटा को टैली करना है और उसके बाद फाइल कर देना है। और यह कुछ कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है। और मैं अभी आगे आपको पूरा एक एक बेसिक समझा रहा हूँ इसका कैसे कैसे करना है आपको। तो जब आप 3B रिटर्न ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से टेबल ओपन होगी। इसमें टेबल देखिए 3.1, 3.1.1, 3.2, 4, 5, 5.1 एंड 6.1। अब हम इन सभी टेबल्स का बेसिक समझेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम समझते हैं 3.1 को। ठीक है, अब हम 3.1 को जब ओपन करेंगे तो हमारे सामने 3.1 की टेबल ए ओपन हो गई। ठीक है दोस्तों, 3.1 की टेबल ए है। इसमें क्या है, डिटेल ऑफ आउटवार्ड सप्लाई एंड इनवार्ड सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज। ओके, इसमें सिर्फ और सिर्फ अपना आउटवार्ड सप्लाई है। आउटवार्ड सप्लाई मतलब सेल्स की डिटेल, सेल्स की समरी इसमें आएगी। और वह कहाँ से आएगी दोस्तों, मैंने GSTR1 पे वीडियो बना चुका हूँ और GSTR1 का पूरा बेसिक समझा चुका हूँ। GSTR1 में जो आप रिटर्न फाइल करेंगे ना, वही डाटा 3.1 के टेबल में। और अगर आप GSTR1 के बारे में पूरा डिटेल से जानना चाहते हैं तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में GSTR1 का लिंक दे दिया हूं, आप उसको भी देख सकते हैं। दोस्तों, 3.1 में सबसे पहले है ए, आउटवार्ड टैक्सेबल सप्लाई अदर देन जीरो रेटेड, नील रेटेड एंड एग्जेम्प्टेड। यहाँ पर आपका दोस्तों सिर्फ जो आपने टैक्सेबल सप्लाई की है, जिसके ऊपर आपने टैक्स चार्ज किया है, वह डिटेल आएगी। इसके लिए दोस्तों आप एक अलग से थोड़ा सा वर्किंग कर अपना समरी तैयार कर लीजिए इस तरीके से। जैसे मान लीजिए ये है, अब हमने अपने टैली से डाटा यहाँ समरी बना लिया है हमने, और यही डाटा हमने GSTR1 में भी फाइल किया है। जैसे हमने सेंट्रल सेल 5 लाख का सेल है, GST लोकल सेल 3 लाख का सेल है। लोकल से मतलब जिसपे CGST और SGST दोनों लगता है। तो हमारा टोटल टैक्सेबल सेल अमाउंट जो है 8 लाख का है। जो टोटल टैक्सेबल सेल है ना जी, ये जो 8 लाख का अमाउंट है आपके वहाँ यहाँ आएगी ए में, आउटवर्ड सप्लाई में। 8 लाख पूरा सेल है, 8 लाख का टैक्सेबल अमाउंट यहाँ जाएगा। और जो भी लायबिलिटी आपकी बनती है IGST की, EGST की, SGST की, वो यहाँ ऑटोमेटिक आ जाएगी आपकी, जो आपने GSTR1 में दिखाया है। ये तो समझ में आ गया, केवल टैक्सेबल। ठीक है, इस पे आपने टैक्स चार्ज किया है। और बी में आउटवार्ड टैक्सेबल सप्लाई जीरो रेटेड। यहाँ आप बी में समझ लीजिए जो आप एक्सपोर्ट करते हो, बी में सिर्फ एक्सपोर्ट या SEZ सप्लाई। बी में आप ये फिगर यहाँ देंगे जो कि आपने एक्सपोर्ट किया है या SEZ की सप्लाई किया है। और सी में आउटवार्ड सप्लाई नील रेटेड एग्जेम्प्टेड। यहाँ आपने ऐसा जो गुड सेल किया है जो नील रेटेड है या एग्जेम्प्टेड है, जिससे आपने GST चार्ज नहीं किया है, आपने ऑलरेडी GSTR1 में फाइल किया हुआ उसे, और वहीं से डाटा ये यहाँ आ जाएगा। ABC ये सारे डाटा आपके GSTR1 से आ जाएंगे। लेकिन जो डी है, इनवार्ड सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज, यह GSTR1 से नहीं आएगा, क्योंकि रिवर्स चार्ज का जो है आपने GSTR1 में शो नहीं किया है। तो रिवर्स चार्ज में जो आपको पेमेंट करना है, रिवर्स चार्ज की जो आपकी लायबिलिटी है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ
रिवर्स चार्ज में ट्रांसपोर्टेशन का सर्विस लिया है और ट्रांसपोर्ट वाले ने टैक्स की लायबिलिटी हमारे ऊपर डाल दिया है, जो कि आरसीएम में। तो 1 लाख की सप्लाई हमने लिया है, 1 लाख हमारा ट्रांसपोर्टेशन पे पेमेंट करना है रिवर्स चार्ज का, तो 1 लाख के ऊपर 2.5% हमें पेमेंट करना है। यह चीज जो है, यह अमाउंट आपको यहाँ डालनी है, कहाँ, डी वाले कॉलम में, इनवार्ड सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज। यहाँ जो भी आपकी रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी होगी, टैक्सेबल अमाउंट यहाँ डाल देंगे, तो आज जो भी उसका IGST, CGST, SGST जो भी होगा आप यहाँ डाल देंगे। इसको आपको मैनुअल यहाँ एंट्री करनी पड़ेगी, यह GST R1 से नहीं आएगा, डी वाला कॉलम। ओके। और ई है नॉन GST आउटवार्ड सप्लाई, जिसको लेना देना नहीं, इसमें करना ही नहीं है। अगर ऐसा कोई सेल है तो ई में आएगा। ओके। 3.1 दोस्तों में कुछ नहीं करना, केवल आपको अपना डाटा चेक कर लेना है। जिस तरीके से मैंने बताया, आप पहले एक समरी बना लीजिए इस तरीके से, और यही चीज आपने GST R1 में दिखाया है, और यही चीज आपके यहाँ 3.1 की टेबल में आ जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है दोस्तों। अब अगला टेबल क्या है? अगला टेबल है 3.1.1 सप्लाई। ठीक है। अब हम इसको ओपन करते हैं, तो थोड़ा सा समझना पड़ेगा, या थोड़ा सा अलग ही टाइप का है। क्या है? 3.1.1। चलो हम 3.1 को ओपन करते हैं। अब जब आप 3.1.1 को ओपन करेंगे तो आपके पास ये 2 कॉलम आएंगे, 1 और 2, फर्स्ट सेकंड। यहाँ एंट्री क्या करना है, कैसे करना है, मैं इसको आपको पूरा समझाता हूँ। यहाँ क्या लिखा हुआ है? डिटेल ऑफ सप्लाई नोटिफाई अंडर सेक्शन 9(5). यहाँ सेक्शन 9(5) मतलब जो, और यहाँ क्या लिखा है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, मतलब ई कॉमर्स ऑपरेटर। कुछ ई कॉमर्स ऑपरेटर को यहाँ नोटिफाई किया गया है, सभी को नहीं, कुछ। जैसे कि अब इसके डिटेल के लिए पूरा सेक्शन 9(5) आप जब पढ़ेंगे तो आपका पूरा डिटेल पता चल जाएगा, लेकिन एग्जाम्पल के लिए यहाँ समझाने के लिए मैं कुछ आपको बता देता हूँ। इसमें कुछ, जैसे कुछ पब्लिक ट्रांसपोर्ट एजेंट जो काम करती हैं, जो ऑनलाइन सर्विस देती है, कॉमर्स ऑपरेटर होते हैं, जैसे ओला, उबर हम बुक करते हैं, इसको भी इसमें कवर किया गया है। और जैसे कुछ ई कॉमर्स ऑपरेटर है, जिससे हम ऑनलाइन फूड मंगाते हैं, जैसे पिज्ज़ा, बर्गर, जो भी कुछ ऑर्डर करते हैं, हम फूड मंगाते हैं ऑनलाइन, उनको कवर किया है। जैसे जोमेटो हो गया और आपका स्विगी हो गया, हमें कुछ फूड वगैरह मंगाना होता तो हम इन पर ऑर्डर कर देते हैं। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए एक कॉलम है जो कि सेक्शन 9(5) में कवर होते हैं। अब फर्स्ट में इसको क्या अमाउंट फिलअप करना है और सेकंड में किसको क्या अमाउंट फिलअप करना है, तो हम समझते हैं। फर्स्ट में लिखा हुआ है टैक्सेबल सप्लाई ऑन विच इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। यहाँ जो ई कॉमर्स वाले ने जो सप्लाई किया है उसका यहाँ आएगा, और नीचे जो है टैक्सेबल सप्लाई मेड बाय रजिस्टर्ड पर्सन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, वह सप्लायर जो सप्लाई किया है अपना ई कॉमर्स के थ्रू, जो अपना जो भी सामान है या जो भी फूड्स है उन्होंने सेल किया है, किसके द्वारा? ई कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा, वह यहाँ पर आएगी। तो इसको हम एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कैसे होगा। जैसे मान लीजिए ये है, एक एग्जांपल मैंने तैयार किया है केवल 3.1.1 के लिए। मान लीजिए ई कॉमर्स ऑपरेटर है, कौन है? स्विगी। हम फूड वगैरह मंगाते हैं तो स्विगी पे ही ऑर्डर करते हैं। ठीक है। अब स्विगी कौन हो गया? ई कॉमर्स ऑपरेटर हो गया। अब स्विगी कॉमर्स ऑपरेटर है तो इस 2 तरीके की सेल होगी। एक तो स्विगी का या जोमेटो का खुद का सेल होगा, अपने रेस्टोरेंट से जो भी सेल करेगा खुद का। मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ लिख दिया है सेल्फ फूड सेल 1 लाख का। जो 1 लाख का सेल है, इसने स्विगी खुद का सेल किया है, ये अपने ही टेबल से खुद से सेल किया है, अपने ही रेस्टोरेंट से। और दूसरा जो स्विगी हमें शो करेगा 3.1.1 में फूड सेल ऑफ सप्लायर, मतलब कि जैसे मान लीजिए आप कोई सप्लायर हो, रेस्टोरेंट चलाते हो और आप अपने फूड को सेल करते हो, इसके जरिए स्विगी के जरिए, स्विगी का प्लेटफॉर्म यूज करते हो। मान लीजिए
50,000। तो 50,000 का जो सेल यहाँ किया है स्विगी ने, यह खुद का सेल नहीं है, यह एक सप्लायर का सेल है। अदर्स रेस्टोरेंट वाले का सेल है, उसने स्विगी को दिया 50,000 का माल और स्विगी उसको सेल किया। ठीक है, यहाँ समझना होगा हमें। और जो रेस्टोरेंट वाला है, जो सप्लायर है, जो 50,000 का माल स्विगी को दिया है, वह सप्लायर उस 50,000 पे टैक्स नहीं पेमेंट करेगा, टैक्स चार्ज नहीं करेगा। इसकी लायबिलिटी ई कॉमर्स के ऊपर आ जाती है। जैसे स्विगी है, स्विगी के ऊपर आ जाएगी लायबिलिटी। ये 50,000 का पेमेंट जो है, 50,000 का जो टैक्स बनेगा, जो टैक्स कस्टमर से कलेक्ट करेगा, स्विगी को पेमेंट करना है। ठीक है, अब यहाँ स्विगी का 1,00,000 का सेल हो गया, सेल्फ का मतलब उसने खुद का सेल किया है 1,00,000 का, और उसने 50,000 का सेल किया है कहाँ से, जो सप्लायर का है, जो अदर्स जो दूसरे रेस्टोरेंट वाले हैं जिन्होंने स्विगी का प्लेटफार्म यूज किया है सेल करने के लिए, 50,000 का सेल उसने सप्लायर का किया है। स्विगी का टोटल सेल 1,00,000 का खुद का, और ये 50,000 का सेल जो है अदर सप्लायर का, टोटल सेल 1,50,000। अब स्विगी जिसकी रिटर्न जो फाइल करेगा R1 में, तो नॉर्मली जैसे फाइल करते हैं फाइल करेंगे, और 1,50,000 टोटल टैक्सेबल सप्लाई है। और इसको जो है 3B में इनको 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे कि 1,00,000 खुद का जो सेल किया है वो 3.1 में जाएगा, और जो 50,000 का सेल कर रखा है दूसरे सप्लायर्स का, वो जाएगा 3.1.1 में। जैसे उन्होंने जो खुद का सेल किया है 1,00,000 का सेल तो यहाँ जाएगा, खुद का है। ठीक है, लेकिन यहाँ से उन्होंने 50,000 का सेल और किया है, तो 50,000 का सेल कहाँ आएगा, 50,000 का सेल आएगा यहाँ 3.1.1 के फर्स्ट वाले कॉलम में। 50,000 का यहाँ टैक्सेबल अमाउंट डालेंगे, उसके ऊपर जो CGST SGST जो भी GST बनेगा वो ई कॉमर्स पेमेंट करेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया स्विगी का। यहाँ थोड़ा सा स्विगी को ना कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने 1,50,000 का माल बेचा, मैंने आपको दिखाया, तो 1,00,000 का सेल उन्होंने खुद का किया हुआ है अपने रेस्टोरेंट का, तो वो 1,00,000 3.1 में चला जाएगा ए में। और जो उन्होंने अदर सप्लायर का माल सेल किया है, जैसे किसी रेस्टोरेंट का, वह सेल जो उनको डिवाइड करके अलग करके इस टेबल में डालना पड़ेगा, किसमें, 3.1.1 के फर्स्ट वाले कॉलम में, यहाँ ये समझ गए आप। और दूसरा जो सेकंड है, इसमें कौन सा सेल जाएगा किसका, अब मान लीजिए सप्लायर है, रेस्टोरेंट वाला है, इसकी भी 2 तरीके की सप्लाई हो जाएगी। एक तो मान लीजिए इसने अपना खुद अपनी दुकान से सेल किया है 1,00,000 का, और इसने 50,000 का जो सेल किया है, इस पे किया है स्विगी प्लेटफॉर्म पे, कि 50,000 का सामान इसने स्विगी को दिया और स्विगी ने इसको सेल किया, और स्विगी ने जो 50,000 सेल किया उन्होंने यहाँ दिखा दिया, कहाँ, फर्स्ट में, 3.1.1 के फर्स्ट में। ठीक है, लेकिन जो सप्लायर ने सेल किया 50,000 का, उसको तो दिखना नहीं है 50,000 का, तो वो किस तरीके से सेल करेंगे दिखाएंगे। अब इनका भी सेल टोटल 1,50,000 का है, 1,00,000 का खुद का सेल है, और 50,000 का सेल उन्होंने स्विगी प्लेटफॉर्म से किया है। GST R1 में ये फाइल करेंगे, कैसे करेंगे, जो 1,00,000 का सेल है ये तो टैक्सेबल में दिखाएंगे GST R1 में, और जो 50,000 का जो सेल है, जो उन्होंने स्विगी प्लेटफॉर्म यूज किया है, फिर इनको टैक्स भरना नहीं है, तो ये GST R1 के टेबल नंबर 8 में दिखाएंगे, जो एग्जम्प्टेड सेल है उसमें डालेंगे, क्योंकि इनको उसमें टैक्स कैलकुलेट नहीं करना है। तो ये स्विगी जो सप्लायर जो है, जो 50,000 का सेल किया है स्विगी प्लेटफॉर्म पे, GST R1 में इनको दिखाएंगे टेबल नंबर 8 में, मैंने R1 में समझाया है, टेबल नंबर 8 में डालेंगे 50,000 की सेल। ठीक है, और इनको 3B में कहाँ दिखाना है, उसको इनको 3B में दिखाना है टेबल पॉइंट 1.1 के सेकंड में। जैसे ये यहाँ 50,000 की सेल दिखाएंगे, और इनको टैक्स इस पे पेमेंट करना नहीं है, तो इसलिए देखो टैक्स का जो है कॉलम लॉक है, टैक्स अमाउंट यहाँ कैलकुलेट नहीं होगा। इस 50,000 का यहाँ दिखाएंगे, जो सप्लायर है जिन्होंने 50,000 का सेल अपने स्विगी प्लेटफॉर्म पे किया है। ठीक है, और स्विगी ने जो दूसरे सप्लायर का माल सेल किया है वो यहाँ दिखाएगा। ठीक है, ओके। और एक चीज़ और ध्यान रखना, तो स्विगी यहाँ जो सेल दिखाएंगे, यहाँ का जो उनका टैक्स बनेगा, इस टैक्स को पेमेंट करने के लिए वो अपना ITC यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे जो सेल होगा उनको कैश से ही पेमेंट करना होगा, उनके पास कितना भी ITC होगा, लेकिन इस सेल में
इसकी लायबिलिटी के लिए वो आईटीसी नहीं यूज करेंगे, आईटीसी यूज करेंगे अपने नॉर्मल सेल की। ठीक है, मैं समझता हूँ कि 3.1.1 का डिटेल आपको समझ में आ गया होगा, ई कॉमर्स ऑपरेटर वाला। थोड़ा सा इस पे आपको एक दो बार रिपीट करके देखना पड़ेगा, और मैंने एग्जाम्पल से भी ये समझाने की पूरी कोशिश किया है, समझ गए होंगे आप ये 3.1.1 को। अब अगला टेबल अपना क्या आता है दोस्तों, 3.1.1 तो हो गया, अगला है 3.2। चलिए हम 3.2 को ओपन करते हैं। 3.2 को ओपन कर दिए यहाँ। दोस्तों यहाँ क्या है, आपको लिखा हुआ है ऑफ द सप्लाई शोन इन 3.1 ए एंड 3.1.1 फर्स्ट डिटेल ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, कंपोजिशन, टैक्सेबल पर्सन एंड यूआईएन होल्डर्स। यहाँ ये दोस्तों जो है, यह सिर्फ आपका एक रिपोर्टिंग पार्ट है। यहाँ भी आप जो सेल दिखाएंगे, जो डिटेल देंगे, इससे आपका कोई टैक्स की लायबिलिटी बढ़ेगी नहीं, टैक्स की लायबिलिटी ना घटेगी ना बढ़ेगी। सिर्फ आपको यहाँ रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट क्या करना है, आपने 3.1 के ए में टैक्सेबल सप्लाई दिखाई है, हाँ 3.1 में आपने यहाँ टैक्सेबल सप्लाई दिखाई है। अब इस टैक्सेबल सप्लाई में आपने कितना अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल किया है। ठीक है, अनरजिस्टर्ड पर्सन को कितना सेल किया है, और वो भी सप्लाई अनरजिस्टर्ड पर्सन इंटर स्टेट, मतलब अपने स्टेट से बाहर। मान लीजिए आपका स्टेट से गुजरात में है, तो आपने कितने अनरजिस्टर्ड पर्सन को गुजरात से बाहर के स्टेट में सेल किया है, तो आप उस सप्लाई के लिए यहाँ सिलेक्ट करेंगे, स्टेट का कोड आएगा, और उस स्टेट में आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन को कितना माल सेल किया है, वहाँ ये डाटा आप दे देंगे। वो डाटा कहाँ से उठाएंगे, आपने यहाँ टैक्सेबल सप्लाई में दे ही रखा है, आपने यहाँ तो रजिस्टर B2B B2C जिसको भी टैक्सेबल सप्लाई यहाँ तो सारा है, लेकिन यहाँ से आपको आपने अपने स्टेट से बाहर मतलब अनरजिस्टर्ड पर्सन को कितना सेल किया है, वो डाटा आपको, वो अमाउंट आपको वहाँ रिपोर्ट करना है। वहाँ आप रिपोर्ट करेंगे, वहाँ रिपोर्ट करने के बाद आपकी टैक्स लायबिलिटी बढ़ेगी नहीं, सिर्फ रिपोर्ट करना है। टैक्स लायबिलिटी आपकी यही जितना यहाँ है यही रहेगी, सिर्फ आपको रिपोर्ट कर देना है। यहाँ से कॉपी करोगे, वहाँ आपको मतलब रिपोर्ट कर देना है, वह डाटा यहाँ भी रहेगा और वहाँ रिपोर्ट में दिखा देंगे आप। और दूसरा, आपने कंपोजिशन स्कीम को, अब कंपोजिशन स्कीम वाले भी तो रजिस्टर्ड पर्सन होते हैं, लेकिन आपको इसको भी दिखा देना है कि आपने अमाउंट कंपोजिशन स्कीम वाले को सेल किया, ये रिपोर्ट कर देंगे। और अगर आपने कुछ यूआईएन होल्डर को सेल किया है तो आप रिपोर्ट कर देंगे। सिर्फ यहाँ आप रिपोर्ट करेंगे, यहाँ जो अमाउंट आप रिपोर्ट करेंगे इसकी लायबिलिटी, आपकी टैक्स लायबिलिटी कोई बढ़ने वाली नहीं है, सिर्फ सिर्फ रिपोर्टिंग पार्ट है, रिपोर्ट करना है। तो 3.2 जो है, ये भी कुछ बहुत कठिन नहीं है, ये भी तो आप समझ गए होंगे, रिपोर्टिंग पार्ट है और कुछ नहीं। अब आप 3.2 भी समझ गए। अब अगला पॉइंट है 4 आईटीसी, डिलेबल आईटीसी, इसको हम समझते हैं। अब टेबल पॉइंट 4 को हम देखते हैं दोस्तों। टेबल पॉइंट 4 हमने ओपन कर दिया। अब यह भी ऑटो पॉपुलेटेड होगा, आपके GSTR2B में जो जो आईटीसी होगा वही यहाँ शो होगा। अब ऊपर है, पहले हम समझते हैं टेबल 4 का ए। टेबल 4 के ए में फर्स्ट है इंपोर्ट ऑफ गुड्स। आपने अगर कुछ इंपोर्ट किया है, उस पर कस्टम के साथ जो आपने IGST पेमेंट किया है, वो IGST यहाँ आएगा आपका। ठीक है, अगर आपने इंपोर्ट ऑफ सर्विस, कोई सर्विस इंपोर्ट किया है, उसका जो आईटीसी होगा यहाँ पर आ जाएगा। और ये 3 कॉलम में इनवार्ड सप्लाई लेवल टू रिवर्स चार्ज। मैंने आप समझाया था कि आपने जो रिवर्स चार्ज पेमेंट किया है, उस रिवर्स चार्ज का भी तो आपको क्रेडिट लेना है। रिवर्स चार्ज की जो आप इनपुट क्लेम करेंगे वो यहाँ एंट्री कर देंगे, रिवर्स चार्ज वाली। आई है तो आई में सी है या यस है, रिवर्स चार्ज जो आपको क्लेम करना हो तो यहाँ तीसरे कॉलम में एंटर कर देंगे। अब चौथा है इनवार्ड सप्लाई फ्रॉम ISD, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। अगर ऐसी कोई सप्लाई है तो आप यहाँ एंटर करेंगे। ठीक है, और पांचवा कॉलम है अदर ITC, ऑल अदर ITC। ऑल अदर ITC में आपके इंपोर्ट वाला, इंपोर्ट सर्विस वाला
और रिवर्स चार्ज वाला और ISD वाला छोड़ के आपने जो भी परचेज किया है, लोकल या सेंट्रल या कुछ भी सर्विस लिया है, जो पूरी ITC होगी, ऑल अदर ITC में आपका शो करेगा यहाँ। लेकिन और ये ITC कहाँ से आएगी? GSTR 2B से। आपने जो भी परचेज किया है, सामने वाले ने, आपके सप्लायर ने GSTR 1 फाइल किया और R1 से GSTR 2B फाइल हुआ। 2B में जितना भी इनपुट आपका है यहाँ शो करेगा। ठीक है, आपका सारा इनपुट यहाँ आ जाएगा। अब अगला है B, ITC रिवर्स्ड। अब यहाँ जो है आपका तो पूरा इनपुट आ जाएगा आपके 2B में, जितना 2B में आपका इनपुट है सारा यहाँ शो करेगा। लेकिन इसमें से कुछ ऐसे भी इनपुट होंगे जो आपको क्लेम नहीं करने हैं। आपके 2B में तो आ गया, आप अपनी बुक्स में भी एंट्री करेंगे, लेकिन आपको उसको रिवर्स करना होगा, जो आपको क्लेम नहीं करना है। अब ऐसा नहीं है कि आपके 2B में जितना यहाँ आ गया है इनपुट सारा का सारा आप क्लेम कर लेंगे, उसमें ऐसे भी इनपुट आपको रिकंसाइल करना पड़ेगा। और दोस्तों मैंने भी इस पर वीडियो बना रखा है कि GSTR 2B को अपनी बुक्स को कैसे रिकंसाइल करना है। मैंने इस पर पूरी डिटेल में वीडियो बना रखी है। अगर आप रिकंसाइल सीखना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। उस वीडियो का लिंक भी मैं नीचे दे रहा हूँ। अब मान लीजिए यहाँ ITC रिवर्स में पी में ITC रिवर्स में दो पार्ट हैं, 1 और 2। फर्स्ट में क्या है? एज पर रूल 38, 42 एंड 43, 38, 42 एंड 43 रूल ऑफ GST रूल एंड सेक्शन 17(5). अब यहाँ कुछ रूल्स और सेक्शन दे दिया है। अब इन रूल्स और सेक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे तो एक काफी लंबा चौड़ा चैप्टर हो जाएगा। इनकी डिटेल में जाने के लिए तो अलग से ही वीडियो बनानी पड़ेगी। रूल नंबर 38, 42, 43। फिर भी मैं यहाँ आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। ऐसे कुछ ITC जैसे 17A है, सेक्शन 17A। 17A में जो ब्लॉक ITC है, जो कि जैसे आप कोई कार परचेज करते हो, कोई व्हीकल परचेज करते हो, जिसका इनपुट आपको नहीं मिलता है क्योंकि आपका उसका बिजनेस नहीं है, वो ब्लॉक ITC होगा। लेकिन आप जब परचेज करेंगे तो उसका इनपुट आपके GSTR 2B में आएगा ही आएगा और यहाँ पूरा शो करेगा। इस तरीके के इनपुट को आपको रिकंसाइल करना अपने किताब को, और जो इस तरीके की ITC है उसको यहाँ रिवर्स करना होगा। अब रूल नंबर 38, 42 एंड 43, इसमें आपने जो ऐसे इनपुट इसमें 2B में आया है जो आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, और जो कुछ एग्जाम्प्ट सप्लाई है, कॉमन एग्जाम्प्ट और टैक्सेबल जो कैपिटल गुड्स से रिलेटेड है, तो बस इसमें आपको इसकी डिटेल में जाने के लिए आपको रूल नंबर 38, 42 एंड 43 और सेक्शन 17A, इसमें जो भी आपकी ITC है आपको इसमें रिवर्स करना है। और ये ITC आप जब रिवर्स कर देंगे, ये परमानेंट रिवर्सल है। इस ITC को आप आगे नेक्स्ट टाइम कभी भी क्लेम नहीं कर सकते, ये आपको मिलेगा ही नहीं। आपके जो B के फर्स्ट कॉलम में आप रिवर्स करेंगे सेक्शन 17(5) में, ये आपका परमानेंट रिवर्स हो गया, वो आपको नहीं मिलना है। ठीक है, अब अगला है टू अदर्स। अदर्स में भी रिवर्स होगा, लेकिन जो अदर्स में रिवर्स होगा आप इसको आगे क्लेम भी कर सकते हैं। अब ऐसा कौन सा ITC है जिसको आप एक बार रिवर्स करेंगे उसके बाद क्लेम करेंगे? इसमें जैसे मान लीजिए एक तो 180 डेज वाला कंडीशन होता है कि आपने किसी प्रकार से परचेज किया है, तो उसको GST का रूल है कि 6 महीने में 180 दिन में उसको आपको पेमेंट करना है। अगर आपने 6 महीने में पेमेंट नहीं किया तो आपको जो उसका ITC है उसको रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप उस तरीके की ITC रिवर्स करते हैं तो सेकेंड में रिवर्स करेंगे, अदर्स में। ठीक है, और जब फिर नेक्स्ट मंथ में आप उस पार्टी को पेमेंट कर देंगे और फिर उस ITC को आपको क्लेम करना होगा तो क्लेम भी कर सकते हैं। रिवर्स करने के लिए कॉलम नंबर 2। लेकिन तो 6 महीने वाला ITC ऐसा कोई बहुत कम होते हैं जो कि पार्टी को पेमेंट नहीं किया और 6 महीने तक पेमेंट नहीं किया, 6 महीने के बाद वो ITC रिवर्स करेंगे। लेकिन एक रूल है तो कॉलम दिया हुआ है, एक इस तरीके का ITC आप रिवर्स कर सकते हैं। दूसरा हो गया कि आपके पास गुड्स नहीं मिला है। मान लीजिए मैं गुजरात में हूँ, मैंने दिल्ली से कुछ परचेज किया और महीने की लास्ट में ही वहाँ से हमारा बिल बन गया, गुड्स डिस्पैच हो गया। मान लीजिए कि जून के लास्ट महीने में 30 तारीख को बिल बना,
तो 30 तारीख को बिल बना तो वहाँ से गुड्स निकला, तो 30 तारीख को या जून में हमारे पास गुड्स नहीं पहुँच पाएगा। लेकिन बिल बन चुका है 30 जून में, और वह GST R1 फाइल करेंगे और वह 2B में आपके यहाँ शो करेगा। अब 2B में शो कर रहा है लेकिन गुड्स आपको रिसीव नहीं हुआ है, तो आप का भी क्लेम नहीं कर सकते। हाँ, आप एंट्री कीजिए, बुक में दिखाइए, लेकिन उसको यहाँ 2 में रिवर्स कर दीजिए। अब नेक्स्ट मंथ में जब गुड्स आपको रिसीव हो जाएगा, फिर इसको आपको रिक्लेम करना होगा। ठीक है, तो बी के फर्स्ट में आपने जो रिवर्स किया वह आपका परमानेंट रिवर्स हो गया, जो इन रूल के अंतर्गत आता है। रूल नंबर 38, रूल नंबर 42, 40 और सेक्शन 17, ये परमानेंट रिवर्स होगा, इसको आपको नहीं मिलना है। हाँ, आपने जो अदर्स में दूसरे नंबर में जो आपने रिवर्स किया है, यह आप रिक्लेम करेंगे आगे। और इसके बाद आपका जो सी है नेट ITC, यहाँ आपका ये जो नेट ITC आएगा एडजस्टमेंट करने के बाद, यह आपके ECL मतलब इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जाएगा। वह आपका फाइनल इनपुट माना जाएगा, आपके जो इलेक्ट्रॉनिक लेजर में जाएगा। मतलब A माइनस B इक्वल टू C, जो C का नेट ITC होगा यही आपका जाएगा ECL में, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। कि आप पूरे हकदार हैं, आप इस इनपुट को पूरा यूज करेंगे। अब अगला नीचे डिटेल दे रखा है डी, अदर्स डिटेल। फर्स्ट में दे रखा ITC रिक्लेम व्हिच वाज रिवर्स अंडर टेबल 4B2 इन। ये देखिए यहाँ टेबल 4 के 2 में अदर्स में जो आपने रिवर्स किया है, नेक्स्ट मंथ में मान लीजिए आपके पास वो गुड्स रिसीव हो गया, जब आप उसका ITC क्लेम करेंगे, कहाँ से क्लेम करेंगे? वह तो आपको दोबारा 2B में दिखेगा नहीं, तो दिख चुका है। तो आप उसको यहाँ जो है 5 में ऑल अदर ITC, सीधा अगर C है तो C में एंट्री कर देंगे, I है तो I में एंट्री कर देंगे, तो रिक्लेम कर रहे हैं। जब आप यहाँ एंट्री करेंगे तो 2B के हिसाब से आपका रेड अलर्ट हो जाएगा, क्योंकि 2B में तो आपका कम इनपुट है और आप एक्स्ट्रा ले रहे हैं, तो रेड अलर्ट जाएगा। लेकिन इसीलिए ये D का 1 दे दिया है कि आप यहाँ दिखा दीजिए। मान लीजिए 5000 आपने यहाँ एंट्री किया, एक्स्ट्रा आप ले रहे हैं 2B के अलावा, तो आप वो 5000 यहाँ दिखा दीजिए। इससे यह पता चलेगा कि आपने पिछले महीने 2 में इसको रिवर्स किया है। जो आपने यहाँ अदर्स में 2 में रिवर्स किया था, वो आपने रिक्लेम किया है, और उस जो अमाउंट आपने रिक्लेम किया है उसको डी के फर्स्ट में दिखा दो, जिससे डिपार्टमेंट समझ जाएगा कि इन्होंने ज़्यादा नहीं लिया है, इन्होंने पिछले महीने 2 में रिवर्स किया था और इस महीने जो है इतना अमाउंट रिक्लेम कर रहे हैं। तो यहाँ नोटिस हो जाएगा आपका कि ये आपने रिक्लेम किया है, तो ज़्यादा नहीं माना जाएगा। और इसके बाद डी में सेकंड है इनएलिजिबल ITC अंडर सेक्शन 16(4) एंड ITC स्ट्रिक्ट ड्यू टू POS रूल। अब यहाँ दोस्तों क्या है, इसमें तो आपको दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि ये जो ITC आपको जो सेक्शन 16(4) है, जो कि इनपुट टाइम वार्ड वाला है, जो एक टाइम लिमिट होती है, उसके बाद जो रिटर्न फाइल करता है उसका ITC नहीं होता है। क्या POS प्लेस ऑफ सप्लाई वाला रूल हो जाता है कि आपका जो बिलिंग हुआ किसी दूसरे स्टेट में जहां आपका GST नंबर रजिस्टर्ड है, आपने कोई सर्विस लिया दूसरे स्टेट में, मतलब जहां आपका प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं मैच होता है, ऐसे इनपुट आपको नहीं मिलते। और ऐसे इनपुट आपके यहाँ जो है ना ऑल अदर ITC यहाँ भी नहीं आएगा, वो आपके जब GST-R2B फाइल होगा, जनरेट होगा, ऐसे इनपुट को वहाँ जो ITC क्लेम करने की होती है लाइव वो अवेलेबल, वहाँ नो दिखाएगा। आप अपना जब 2B देखेंगे, ऐसे अगर ऐसा मैटर होगा तो वहाँ नो दिखाएगा कि मतलब आप उसका ITC ले ही नहीं सकते। जो ITC लेना होगा उसके सामने सब यस होगा, लाइबल टू यस, और जिसको ITC आपको नहीं क्लेम करना वहाँ नो होगा। और इसके लिए आपको यहाँ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, यहाँ 2B से ऑटोमेटिक वो माइनस होके आएगा। बस आपको अपना 2B देखना है, आपको देखना है आपके सामने लिखा हुआ कि आप ITC नहीं ले सकते हैं, नो आता है, बस उस अमाउंट को आपको यहाँ शो कर देना है कि इतना अमाउंट इस महीने हमारा जो आया है कि ITC हम नहीं ले सकते, तो इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, आप केवल यहाँ शो करना है, बाकी उसका प्लस माइनस होके आपके इसमें आ जाएगा। अगर आपका कोई क्रेडिट नोट है, डेबिट नोट है, क्रेडिट नोट डेबिट नोट का भी
एडजस्ट होके प्लस माइनस होके आपकी यहाँ शो करेगा। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये टेबल जो आईटीसी वाली है, मैंने पूरा डिटेल में समझाने की कोशिश किया है, आप ये भी समझ गए होंगे। ये होगा टेबल नंबर 4। अगला कौन सा टेबल है? टेबल नंबर 5। टेबल नंबर 5 में है वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट, नील रेटेड एंड नॉन जीएसटी इनवार्ड सप्लाई। अब मान लीजिए आपने कुछ ऐसी सप्लाई ली है, इनवार्ड हुआ है, यहाँ आपको परचेज से रिलेटेड डाटा आ गया, लेकिन कौन सा जो एग्जाम सप्लाई लिया आपने, रिलेटेड लिया है, नॉन जीएसटी लिया है, तो यहाँ बस आपको दिखा देना है। अगर फ्रॉम वे सप्लाई अंडर कंपोजिशन स्कीम से परचेज किया है, एग्जाम या नॉन रिलेटेड सप्लाई आपने लिया है, परचेज किया है, तो कितने अमाउंट का लिया है, यहाँ लिखा कंपोजिशन स्कीम से कितने अमाउंट का लिया है, एग्जाम अमाउंट कितना लिया है, एंड नॉन रिलेटेड कितना लिया है। बस उसका अमाउंट अगर इंटर स्टेट का लिया है तो इसमें इंटर कीजिए, अगर इंट्रा स्टेट का है तो इसमें इंटर कर दीजिए, अगर नॉन जीएसटी सप्लाई है तो इसमें इंटर कर दीजिए, बस इसमें तो और कुछ नहीं। ओके, टेबल नंबर 5 हो गया। अब अगला क्या है? 5.1 इंटरेस्ट एंड लेट फीस फॉर प्रीवियस टैक्स पीरियड। इसका आप लोग जानते हैं कि इसका रिटर्न 5.1 में जो है आपका इंटरेस्ट और लेट फीस का आएगा। जैसे जीएसटीआर 3B की मंथली रिटर्न फाइल करने का 20 तारीख हर महीना डेट होता है। अगर आप 20 तारीख के बाद रिटर्न फाइल करते हैं पर डे के हिसाब से उस पर लेट फीस लगता है, इंटरेस्ट लगता है। तो इस पर भी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक ये सिस्टम आपका ना, जितना लेट आप पिछले महीने का रिटर्न फाइल किए होंगे वह ऑटोमेटिक आपका यहाँ आ जाएगा, सिस्टम ही कैलकुलेट करके आपको यहाँ शो करेगा। जितना आपका यहाँ इंटरेस्ट होगा या लेट फीस होगा यहाँ आपको शो करेगा, आपको इसको कैसे पेमेंट करना है। ये तो आप हो गया 5.1, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप आ जाएगा सिस्टम, आपका लेट फीस होगा। अगला है 6.1 पेमेंट ऑफ टैक्स। ये है टेबल 6.1 पेमेंट ऑफ टैक्स। दोस्तों इस टेबल में आपको अपने टैक्स का पेमेंट करना है, मतलब कि आपको सारा एडजस्टमेंट करना है इनपुट आउटपुट का। और दोस्तों इसको किस तरीके से एडजस्टमेंट करना है, इस पर वीडियो बना रखा है कि आउटपुट इनपुट जीएसटी को कैसे सेटअप आप करते हैं, आप उसको भी देख सकते हैं मेरे चैनल पर। अभी दोस्तों ये ऊपर जो टेबल दिया हुआ है देखिए, कैश लेजर बैलेंस एंड इधर क्रेडिट लेजर बैलेंस इंक्लूडिंग करंट मंथ एंड क्रेडिट। मतलब अगर आपका कुछ क्रेडिट लेजर में ओपनिंग बैलेंस है और अभी आपने जो करंट महीने का आपका इनपुट आया वो सारा इंक्लूड होकर यहाँ बैलेंस दिखेगा, आपका एक क्रेडिट लेजर का बैलेंस है। अगर आपने कैश पेमेंट किया हुआ जो आपके कैश लेजर में बैलेंस है तो आपको यहाँ दिखेगा, ठीक है। और नीचे जो आपको पेमेंट करना है आप नीचे आ जाइए यहाँ, अब यहाँ आपका एडजस्टमेंट होगा टोटल अदर देन रिवर्स चार्ज टैक्सेबल, जो आपको रिवर्स चार्ज के अलावा जो आपका टैक्सेबल अमाउंट है जो आपको टैक्स पेमेंट करना है, IGST, CGST, GST कितना आउटपुट है आपका यहाँ आएगा। पैड थ्रू ITC, इस कॉलम में जो आप अपने ITC से पेमेंट करेंगे, सेटअप करेंगे, वह यहाँ आपको देना है। जैसे IGST का रूल है तो आपके पास पहले इनपुट ITC है, आप पूरा पहले इनपुट यूज करेंगे, फिर C और फिर S। तब इस जो रूल मैंने इस वीडियो पे समझा रखा है, इसी चैनल पे वीडियो बना रखा है इनपुट आउटपुट का एडजस्टमेंट करना, तो उस रूल के हिसाब से आपको यहाँ एडजस्ट करना है और यहाँ ऑटोमेटिक सब कुछ आपका एडजस्टमेंट होगा। IGST का IGST के सामने, CGST का C से, यस का यस से। यहाँ जो आप पेमेंट करेंगे अपने ITC लेजर से पेमेंट, ठीक है। और ITC लेजर से पेमेंट करने के बाद अगर कुछ लायबिलिटी आपकी बनती है जिसको आपको टैक्स से कैश से पेमेंट करना है टैक्स, तो इस कॉलम में अदर देन रिवर्स चार्ज टैक्स टू पेड इन कैश, रिवर्स चार्ज के अलावा जो आपकी लायबिलिटी अगर आप ITC यूज करने के बाद कैश से पेमेंट करते हैं, इस कॉलम में ICS, ठीक है। ये तो हो गया। अब अगला इधर है रिवर्स चार्ज, आपको जो रिवर्स चार्ज पेमेंट करना है, रिवर्स चार्ज में दोस्तों आपके पास कितना भी ITC हो, रिवर्स चार्ज का पेमेंट आपको कैश से ही करना पड़ेगा। रिवर्स चार्ज टैक्स पेबल, आप टैक्स पेबल मतलब आपको रिवर्स चार्ज कितना अमाउंट पेमेंट करना है, यहाँ आएगा टैक्स पेबल अमाउंट। और आपने रिवर्स चार्ज जो कैश से पेमेंट करेंगे यहाँ आएगा, इंटरेस्ट जो पेमेंट होगा यहाँ आएगा,
कैसे पेमेंट होगा, लेट फीस होगा, ये सारा कुछ आपका जो इंटरेस्ट, लेट फीस सब कुछ वहाँ से उठ के आ जाएगा यहाँ ऑटोमेटिक, आपको जो पेमेंट करना है। दोस्तों इसमें सिर्फ आप अपने टैक्स का एडजस्टमेंट करेंगे, आईटीसी का एडजस्टमेंट करेंगे, इनपुट आउटपुट, इसके बाद आपको यहाँ पेमेंट कर देना है। दोस्तों ये रहा GSTR 3B का पूरा बेसिक, और मैंने पूरी डिटेल में दोस्तों समझाने की कोशिश किया है, और आप इस वीडियो को देखने के बाद ही बता पाएंगे कि आपको कितना समझ में आया और क्या डाउट है। अगर कुछ पॉइंट ऐसे भी हैं जो आपके समझ में नहीं आया इस वीडियो से, तो आप उसको कमेंट करके आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपके उस प्रश्न का जवाब देने का पूरा कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।